हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हमारे चैनल के माध्यम से एसएससी जीडी और एमटीएस को टारगेट करके प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। जिसको नहीं पता है वो भी जान ले। तो ये आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है, ठीक। जिसमें कि हम लोग 20 प्रश्न जीके जीएस का करेंगे और उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ों का रिवीजन करेंगे, ठीक। बहुत सारी चीज़ों का रिवीजन। आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा कि इस वीडियो से आप लोगों का कितना रिवीजन हो रहा है, ठीक। तो इससे पहले 15 प्रैक्टिस सेट हो गया है। तो अभी तक आपने उन सारी वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है, उन सारी वीडियो को देख ले। और अपना जो जीके जीएस का पोर्शन है, कोई भी एसएससी एग्जाम के लिए आप ये प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो आप एसएससी के कोई भी एग्जाम में जीके जीएस फोड़ सकते हैं, ठीक। और करेंट अफेयर के लिए मैं बता दूं, करेंट अफेयर के लिए मैं एसपीडी जो बुक है, जो कि 2025 का पूरे साल का करंट अफेयर है, उस किताब को मैं करवा दिया हूँ, ठीक। उस किताब को मैंने करवा दिया हूँ और इस चैनल पर उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो करंट अफेयर के लिए आप जितना उसमें करवाया गया है आप उतना कर लीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर में भी स्कोर कर पाएंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा और आप अपने से खुद से आंसर करने की कोशिश करिएगा, बाकी मैं फिर बताऊंगा ही। पहला क्वेश्चन है, किस दिल्ली सल्तनत सुल्तान ने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी? कौन ऐसा दिल्ली का सुल्तान था जो लौ लौ एवं रक्त की नीति अपनाया था? तो ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन बलबन और ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। आप लोग ऑप्शन से देख लिए होंगे और समझ गए होंगे कौन होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गयासुद्दीन बलबन, ठीक। गयासुद्दीन बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था। तो चलिए गयासुद्दीन बलबन से संबंधित सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं जो कि एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गयासुद्दीन बलबन बलबन ये गुलाम वंश का था, ठीक। गयासुद्दीन बलबन जो था ये गुलाम वंश का शासक था। आप लोग को पता ही होगा 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया था, ठीक। तो गुलाम वंश के सॉरी दिल्ली सल्तनत के सभी वंश का मैं आप लोगों को बता दूं। तो सबसे पहले गुलाम, उसके बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद सैयद और उसके बाद लोधी, ठीक। ये सभी वंशों ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया। उसके बाद मुगल साम्राज्य आ जाता है 1526 में। इब्राहिम लोधी जो कि ये लोधी वंश का अंतिम शासक था, उसको हराकर बाबर ने मुगल साम्राज्य का स्थापना कर देता है दिल्ली सल्तनत पर, ठीक। तो ये सारी चीजें, ठीक। तो ये जिसका जो शासनकाल था 1266 से लेकर 1287 था। बलबन का जो शासनकाल था 1266 से 1287 था। और इसका जो असली नाम पूछेगा तो हो जाएगा बहाउद्दीन। बहाउद्दीन इसका असली नाम क्या था? बहाउद्दीन। और इसकी उपाधि मिली थी उल्लू खां की उपाधि मिला था। बलबन को उल्लू खां की उपाधि मिला था। और यह लौ एवं रक्त की नीति विद्रोहियों के प्रति अपनाई थी, ठीक ठीक। विद्रोहियों को प्रति ये बहुत कठोर था, ठीक। राजस्व सिद्धांत, इसने खुद को जिल ए इलाही यानी कि ईश्वर का छाया कहा, ठीक। इसने खुद को क्या कहा था? जिल ए इलाही मतलब कि ईश्वर का छाया है। और इसने दरबार में सिजदा यानी कि झुकना, सुल्तान के सामने झुकना और पाइबोस यानी कि सुल्तान के पांव चूमना इसने ही शुरू किया था, ठीक। तो सिजदा एवं पाबोस पूछता है, सिजदा एवं पाबोस की शुरुआत किसने की थी? तो ये बलबन इसका आंसर हो जाएगा। और चालीसा का अंत जिसका की स्थापना किया था ये इल्तुतमिश ने। चालीसा का स्थापना इल्तुतमिश ने किया था। देखो लिखा हुआ है इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया तुर्क ए चिहलगानी, जिसमें कि 40 गुलामों का दल था, ठीक। 40 तुर्क गुलामों का दल था। और इसको खत्म किया था कौन? तो बलबन ने खत्म किया था। और इसने फारसी का नया साल यानी कि नौरोज फारसी का नया साल नौरोज त्यौहार मनाना शुरू कौन किया था? तो बलबन ने। और इसके सैन्य विभाग को दीवान ए अर्ज, सैन्य विभाग में दीवान ए अर्ज की स्थापना किया था। दीवान ए अर्ज पूछता है जो कि सैन्य विभाग से संबंधित है। ये पूछता है कि किसने स्थापित किया था? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, गयासुद्दीन बलबन ने, ठीक। गयासुद्दीन बलबन। और गुप्तचर जासूसों को बरीद कहा जाता था। इसके जो गुप्तचर होते थे यानी कि जासूस जासूस उसको बरीद कहा जाता था। इसके शासनकाल में गुप्तचर को बरीद कहा जाता था, ठीक। तो ये बलबन से जुड़े सारी फैक्ट्स थी जो कि एग्जाम में प्रश्न इससे बनते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 2 नंबर सवाल है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? जो गायत्री मंत्र है तो किस वेद में मिलता है? जैसे कि आप लोगों को पता होगा कुल 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ठीक। जो ऋग्वेद है ये मंत्रों का इसमें संकलन है। अथर्ववेद ये जादू टोना औषधियां से संबंधित है। सामवेद है जो कि संगीत से संबंधित है। सामवेद को ही भारतीय संगीत का जन्मदाता माना जाता है। भारतीय संगीत का जन्मदाता कौन है? तो सामवेद है। और यजुर्वेद में
युद्ध कला से संबंधित है यजुर्वेद। तो ये गायत्री मंत्र यानी कि जैसा कि मैंने बता ही दिया, मंत्रों का संकलन किसमें है, तो ऋग्वेद में है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद। ठीक, ऋग्वेद। तो आइए अब हम लोग वेदों के बारे में जान लेते हैं। तो कुल 4 वेद हैं। ठीक, 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक, तो ये सबसे प्राचीन वेद पूछेगा तो ऋग्वेद हो जाएगा सबसे प्राचीन वेद, ऋग्वेद हो जाएगा। और इसमें 10 मंडल और गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में। इसमें कुल 10 मंडल है, जिसमें कि गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में। सामवेद की बात करें तो यह भारतीय संगीत का जनक माना जाता है और इसमें गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो मंत्र का उच्चारण गाने के माध्यम मंत्र का उच्चारण गानों के माध्यम से किया जाता था, उसका संग्रह किसमें है, तो सामवेद में है। यजुर्वेद, यज्ञों का नियम और विधियों का वेद। यजुर्वेद में क्या है, यज्ञों का नियम और विधियों का वेद है। और यह गद एवं पद दोनों में लिखा गया है। गद एवं पद दोनों में। एकमात्र ऐसा वेद जो कि गद एवं पद में लिखा गया है वह है यजुर्वेद। अथर्ववेद, यह सबसे बात क्या यानी कि नवीन वेद किसको कहा जाता है। इसमें जादू टोना औषधि रोग निवारण आदि वर्णन है। ठीक, जादू टोना औषधि रोग निवारण इन सारी चीजों का वर्णन किसमें है, तो अथर्ववेद में है। वेद त्रय किसको कहा जाता है, तो 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों को वेद त्रय कहा जाता है। इसमें अथर्ववेद को शामिल नहीं किया जाता। ठीक, अथर्ववेद को छोड़कर जो 3 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों को वेद त्रय कहा जाता है। और सत्यमेव जयते, एक चीज ये भी पूछता है कि सत्यमेव जयते किस मांडुक्योपनिषद से लिया गया था। सत्यमेव जयते किस मांडुक्योपनिषद से लिया गया था, तो आप लोग सॉरी किस उपनिषद से लिया गया था, मैं तो ऐसा नहीं बता रहा था। तो ये मांडुक्योपनिषद से लिया गया था। ठीक, सत्यमेव जयते पूछता है कि किस उपनिषद से लिया गया था, आप लोग ध्यान रखिएगा, मांडुक्योपनिषद से लिया गया था। पुराण की बात करें तो कुल 18 पुराण है। ठीक, कुल 18 पुराण है, जिसमें सबसे पुराना है मत्स्य पुराण। सबसे पुराना क्या है, मत्स्य पुराण। आपको ये पूछेगा कि गुप्त काल का वर्णन किस किस पुराण में है, तो आप बताना वायु पुराण। गुप्त काल का वर्णन वायु पुराण में, ये भी सवाल बनता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर सवाल है, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था। ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी है 1937, ऑप्शन सी है 1940 और ऑप्शन डी है 1942। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। मैं आप लोगों को बता दूं कि मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुआ था 1906 में हुआ था। 1906 में हुआ था अली बंधुओं द्वारा। ठीक, अली बंधुओं द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 1940। ठीक, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव 1940 ईस्वी में रखा था। तो आइए मुस्लिम लीग से संबंधित सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 में ढाका में हुआ था। मुस्लिम लीग का स्थापना जैसा कि मैंने बताया 1906 में 30 दिसंबर को हुआ था। और इसके मुख्य संस्थापक आगा खां एवं नवाब सलीमुल्लाह। और इसके प्रथम अध्यक्ष आगा खां। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां। और इसके संस्थापक आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह। और पृथक निर्वाचन 1909 के मार्ले मिंटो सुधार से मिला। 1909 में क्या बताया गया कि पृथक निर्वाचन यानी कि मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन और हिंदुओं के लिए अलग निर्वाचन, ये मार्ले मिंटो सुधार में ये प्रावधान किया गया था 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में। आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, सांप्रदायिक आधार पर चुनाव कराने की बात किसमें कहा गया था, तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही इसी को 1909 के मार्ले मिंटो सुधार को ही पाकिस्तान का मतलब मान गए थे कि यहीं से पाकिस्तान की बीज बोआ गया है। ठीक, उसके बाद लखनऊ समझौता जो कि 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था और इसमें कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया था। 1916 के लखनऊ समझौता में क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक हुए थे, मतलब कि हाथ मिलाए थे। और पाकिस्तान की मांग 1940 में लाहौर अधिवेशन में, ठीक, लाहौर अधिवेशन में ये मांग रखी गई थी पाकिस्तान की 1940 में। मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस। 22 नवंबर 1939 को मनाया था कौन, तो ये मुस्लिम लीग नहीं मनाया था मुक्ति दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है।
उसके बाद है दक्षिणी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? दक्षिणी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ऑप्शन ए है कृष्णा, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है पेन्नार। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक दक्षिणी गंगा होता है, एक दक्षिण की गंगा होता है, ठीक। तो दक्षिण की गंगा जो कि पवित्रता के आधार पर उसको कहा जाता है, और दक्षिणी गंगा जो है उसको लंबाई के आधार पर कहा जाता है। तो आप लोग इसका बताइए सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी, ठीक। जो गोदावरी है इसको 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 दक्षिणी गंगा कहा जाता है। गोदावरी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है इसके लंबाई के आधार पर। और जो कावेरी है इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, क्यों? पवित्रता के आधार पर। यानी कि दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी कौन है? तो कावेरी है। दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी कावेरी है। और दक्षिणी गंगा कौन है? तो गोदावरी है, लंबाई के आधार पर। यानी कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा? गोदावरी। ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आइए दक्षिण भारत की सारी नदियों को हम लोग देख लेते हैं। तो गोदावरी इससे दक्षिण भारत की लंबी नदी, जो कि इसकी जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है। तो गोदावरी की लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर है। और इसकी इसे दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो नासिक महाराष्ट्र से होता है। गोदावरी का उद्गम पूछेगा तो नासिक महाराष्ट्र हो जाएगा, नासिक महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र से। उसके बाद है कृष्णा नदी, यह दूसरी सबसे लंबी नदी है। कृष्णा नदी दूसरी सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की। उसका उद्गम जो है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से। इसकी जो उद्गम है महाबलेश्वर के पहाड़िया से, महाबलेश्वर के पहाड़िया से। और इसकी जो प्रसिद्ध सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा और मूसी। कृष्णा नदी के प्रमुख सहायक नदियां जो कि पूछा जाता है, तुंगभद्रा है और मूसी है, तुंगभद्रा और मूसी है। अब देखेंगे कावेरी नदी, इसे दक्षिणी गंगा कहते हैं। और इसका उद्गम जो है ब्रह्मगिरी पहाड़िया कर्नाटक से है। कावेरी जिसे कि दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा। और इसकी उद्गम कहाँ पर है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियां, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां पर, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां पर। नर्मदा, यह भ्रंश घाटी में, देखिए भ्रंश घाटी में पूछता है कि भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदियां बहती है। तो इसका सही आंसर आप लोग पता होना चाहिए, क्या होगा? तो नर्मदा होगा, नर्मदा, नर्मदा। और ये एस्चुरी बनाती है। और इसका उद्गम जो होता है ये अमरकंटक के पहाड़ी से होता है। अमरकंटक जो इसका उद्गम होता है अमरकंटक से, पहाड़ी से होता है। अमरकंटक के पहाड़ी से, अमरकंटक जो कि छत्तीसगढ़ में है, अमरकंटक छत्तीसगढ़ में। यहाँ से दो नदी निकलता है, एक सोन नदी और नर्मदा नदी। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, सोन नदी और नर्मदा नदी कहाँ से निकलता है? तो अमरकंटक के पहाड़िया से, अमरकंटक के पहाड़िया से। और नर्मदा एक नदी जो है ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ताप्ती नर्मदा के समानांतर बहती है, ठीक। ताप्ती जो है ये नर्मदा के समानांतर बहती है। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, एस्चुरी, एस्चुरी नदी कौन बनाती है? तो जो भी नदी ये इधर अरब सागर में गिरती है, जितनी भी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है ये एस्चुरी बनाती है, ठीक। और जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। आप लोग बार बार ध्यान रखिएगा इसको। जो नदी अरब सागर में गिरेगी वो एस्चुरी बनाएगी, जो नदी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी वो डेल्टा बनाएगी, ठीक। इतना ध्यान रखना है। ताप्ती नदी ये नर्मदा के समानांतर बहती है। और इसका जो उद्गम होता है बैतूल मध्य प्रदेश से, बैतूल मध्य प्रदेश से। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल मध्य प्रदेश से। महानदी के बारे में जान लेते हैं। इस पर हीराकुंड बांध बना है, ठीक। हीराकुंड बांध महानदी पर। और महानदी को ध्यान रखिएगा, उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को। उड़ीसा का शोक किसको कहा जाता है? तो महानदी को कहा जाता है, ठीक। और इस पर सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध बना है। और इसका जो उद्गम होता है सिवाहा छत्तीसगढ़ से, सिवाहा सिहावा छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम होता है। अब देखिए अरब सागर में गिरने वाली नदियां, जैसे कि मैंने बताया, जो अरब सागर में गिरेगी तो क्या बनाएगी? एस्चुरी बनाएगी। और जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी वो डेल्टा बनाएगी। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां जो कि पश्चिम की ओर, अरब सागर किधर है? भारत के पश्चिम की ओर है। नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। और बंगाल की खाड़ी में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। बंगाल की खाड़ी में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी, ये प्रमुख नदियां हैं। और भी बहुत सारी नदियां हैं, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। ये तो जरूरी एग्जाम में पूछता है। नर्मदा, ताप्ती, माही, ये कहाँ पर? तो अरब सागर में। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर सवाल है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी है अंडमान और निकोबार, ऑप्शन सी है दमन और दीव, और ऑप्शन डी है गोवा। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी आप लोग को पता ही होगा कि कहाँ पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार में है, ठीक। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पूछे तो क्या हो जाएगा? बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में है। चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं।
सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक, सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है? जिसमें हमेशा लावा निकलता रहता है। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब जिसमें कि हमेशा लावा निकलता रहता है। उदाहरण के लिए एटना ज्वालामुखी जो इटली में है, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, ये भी क्या है? तो सक्रिय ज्वालामुखी है। प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी जो उसे कहा जाता है जो लंबे समय से शांत है, जो लंबे समय से शांत है पर कभी भी फट सकता है। ठीक, उसमें कोई लावा नहीं निकलता, वो शांत है। ठीक, लेकिन कभी भी वो फट सकता है। जैसे फ्यूजियामा जो जापान में है, फ्यूजियामा आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एक प्रसुप्त ज्वालामुखी जो कि जापान में है। भारत का ज्वालामुखी बैरन द्वीप। ठीक, भारत का ज्वालामुखी बैरन द्वीप, यह एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक, आप लोगों को पता, अभी ये क्वेश्चन भी था। और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, एक चीज ये भी ध्यान रखना, भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो स्ट्रोमली ज्वालामुखी को, स्ट्रोमली ज्वालामुखी को कहा जाता है। और यह इटली में है। कहाँ पर है? तो इटली में है। स्ट्रोमली ज्वालामुखी इटली में है, स्ट्रोमली ज्वालामुखी इटली में है। और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर का मतलब क्या होता है? प्रशांत महासागर का वह क्षेत्र जहाँ सबसे ज्यादा ज्वालामुखी भूकंप आते हैं। रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर जो क्षेत्र है, ये कहाँ पर है? तो ये भूमध्य सागर में है। रिंग ऑफ फायर भूमध्य सागर में है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। ठीक, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एकलौता महाद्वीप है जहाँ कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऐसा एक महाद्वीप है जहां पर एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। ठीक, उसके बाद है लावा और मैग्मा। जमीन के अंदर मैग्मा, बाहर निकलते ही लावा कहलाता है। जो मैग्मा होता है वो जमीन के अंदर होता है, जो बाहर निकल गया उसे लावा कहते हैं। ठीक, जमीन के अंदर मैग्मा, और जमीन के बाहर क्या होता है? लावा। और इसी से देखिए बेसाल्ट चट्टान, सॉरी अगन्य चट्टान जो बनता है, इसी मैग्मा और लावा से बनता है। जब बाहर निकलेगा तो उसको बहिर्वेदी अगन्य चट्टान कहा जाएगा। बहिर्वेदी अगन्य चट्टान। तो लावा से क्या बनता है? बहिर्वेदी। और जो अंदर मैग्मा रहता है वो अंदर जमीन के अंदर जम जाता है, वो तो उस चट्टान को क्या कहते हैं? अंतर्भेदी अगन्य चट्टान, अंतर्भेदी अगन्य चट्टान। ठीक, तो आप लोग ये भी ध्यान रखना। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? जहां से ज्वालामुखी फटता है, जहां से लावा निकलता है, उसके मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर। ये भी आप लोग ध्यान रखना, क्रेटर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर सवाल है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह पूछ रहा है, कौन है? ऑप्शन ए है शुक्र, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है बुध, ऑप्शन डी है पृथ्वी। तो शुक्र के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो आप लोगों को पता होगा, सबसे नजदीक है बुध। सी, बुध के सबसे नजदीक और सबसे छोटा कौन है? तो ये बुध है। बुध के सबसे सूर्य के सबसे नजदीक भी और सबसे छोटा भी है। और सबसे बड़ा बृहस्पति हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग ग्रह के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो सूर्य, सूर्य ऊर्जा का स्रोत, सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है ये नाभिकीय संलयन से, ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। और जो पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। पृथ्वी सूर्य से पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पहुंचने में कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड। बुध सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट, बुध सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट। इस पर कोई उपग्रह नहीं है, इस पर कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र सबसे गर्म और चमकीला, शुक्र सबसे गर्म और चमकीला पूछेगा तो शुक्र हो जाएगा। और इसे पृथ्वी का जुड़वा कहते हैं। सबसे चमकीला शुक्र, सबसे गर्म शुक्र, और पृथ्वी का जुड़वा शुक्र। पृथ्वी का कोई भी रिलेशन पूछे तो शुक्र, पृथ्वी का कोई भी रिलेशन, बहन भाई कुछ भी बोले तो हो जाएगा शुक्र। मंगल, मंगल लाल ग्रह, और इसका उपग्रह है फोबोस डिमोस जो सबसे छोटा है। फोबोस डिमोस जो सबसे छोटा उपग्रह है, ये किसका है? मंगल ग्रह का। और इसको आयरन ऑक्साइड के कारण, यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। आयरन, आयरन मीन्स लोहा, लोहा कैसा होता है? लाल होता है। लाल इस कारण क्या है? वहां पर आयरन ऑक्साइड है, इस वजह से उसको लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह। और ये सभी ग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? तो बृहस्पति का ही है, जो कि गैनीमेड है। सबसे बड़ा उपग्रह पूछे तो गैनीमेड हो जाएगा, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। शनि, शनि पर रिंग्स पाया जाता है। ठीक, छल्लो पूछेगा कि छल्लो या रिंग्स वाला ग्रह कौन है? तो शनि है। ठीक, और इसे इसका जो उपग्रह है टाइटन है। और सर्वाधिक उपग्रह किसके पास है भाई? तो सर्वाधिक उपग्रह है शनि के पास। आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक उपग्रह किसके पास है? तो शनि के पास है। और एक पूछ लेता है ये कि टाइटन उपग्रह क्यों है? टाइटन उपग्रह किसका है? ठीक, टाइटन उपग्रह आपको ध्यान रखना है शनि का है। टाइटन शनि, टाइटन शनि। इसके लिए ट्रिक बता देता हूँ आप लोग। शनि जो है टाइटन का घड़ी पहना है, शनि जो है टाइटन का घड़ी, शनि टाइटन का घड़ी पहना है। ठीक,
अरुण, अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अरुण क्या है? लेटा हुआ ग्रह है, ठीक। अरुण लेटा हुआ ग्रह है। और क्षुद्र बेल्ट जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच, क्षुद्र बेल्ट यानी कि उल्का पिंड का एक क्षेत्र है, ठीक। उल्का पिंड का एक क्षेत्र है जिसे कि क्षुद्र बेल्ट कहा जाता है। और कहाँ पर है ये? तो मंगल और बृहस्पति के बीच है। मंगल और बृहस्पति के बीच में है। आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा, जो पूछेगा कि क्षुद्र बेल्ट जो है ये कहाँ पर है, किस ग्रह के बीच में है, तो ध्यान रखना है मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच में है, ठीक। मंगल और बृहस्पति के बीच में। और विपरीत घूर्णन करने वाला, देखिए दो ऐसा ग्रह है, बाकी सभी ग्रहों से उल्टा घूमता है, ठीक। यानी कि ये सभी पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। सब घूर्णन मतलब कि अपने अक्ष पर घूमना। घूर्णन मतलब ये चीज आप लोग ध्यान रखना, घूर्णन मीन्स अपने अक्ष पर घूमना। तो ये क्या होता है कि शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम, क्या होता है, शुक्र और अरुण जो है ये पश्चिम से पूर्व घूमता है। पूर्व से पश्चिम यहाँ पर लिखा है, पूर्व से पश्चिम, और बाकी सभी है जो पश्चिम से पूर्व। इसको ध्यान रखना है। शुक्र पूर्व, शुक्र अरुण पूर्व, शुक्र अरुण पूर्व, ये दोनों। इतना पहले तो आप लोग ध्यान रखिए, कौन उल्टा काम करता है भाई? तो शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण उल्टा काम करता है। ये सब पश्चिम से घूमता है तो ये पूर्व से घूमता है, सब पश्चिम से घूमता है तो ये पूर्व से घूमता है, ठीक। इतना आप लोग ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग का 7 नंबर सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? संविधान के कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 44 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 51। तो जैसा कि मैंने बता दूं, अनुच्छेद 32 है जिसके तहत कि आप आपकी अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप उसके लिए अपील कर सकते हैं। कहाँ पर? तो सुप्रीम कोर्ट में। अनुच्छेद जो 44 है इसमें समान नागरिक संहिता की बात कही गई है। अनुच्छेद 51 में है, इसमें क्या है कि राज्य के राज बोल रहे हैं, देश के जितने भी सार्वजनिक चीजें हैं उसकी रक्षा करने का बात कहा गया है कि इसमें अनुच्छेद 51 में। तो इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर होगा 40, यानी कि अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40। चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद को देख लेते हैं, ठीक, जो कि बार बार पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 14 में क्या है? तो कानून के समक्ष समानता, यानी कि सभी सभी जनता यानी कि सभी वर्ग के लोग कानून के समक्ष समान है, यानी कि बराबर है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत। छुआछूत का जो पहले बीमारी था, बीमारी नहीं है मतलब सोच की बीमारी था, ये छुआछूत एक बीमारी ही है सोच का। मतलब लोग से ही मतलब छूने से कतराते थे, या अभी भी है इस चीज को। पता नहीं कैसे इंसान इंसान से घृणा करता है। किसी से, इंसान हो या जानवर हो, किसी से घृणा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये आदमी का एक मानसिक बीमारी है, इसको कह सकते हैं मानसिक बीमारी है। तो इसी को अंत करने के लिए अनुच्छेद क्या बनाया गया है? अनुच्छेद 17 बनाया गया। और अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत, यानी कि आप कोई भी उपाधि, पहले राजा का उपाधि होता था, ये कोई भी उपाधि लेकर अपने नाम के आगे लगा देते थे, ठीक। मालिक का उपाधि, जो मन में आया वो उपाधि। तो उन सारी उपाधियों का अंत कर दिया कौन? तो अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 19 बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? आप बोल सकते हैं, आपकी बोलने की स्वतंत्रता है, किसी भी टॉपिक पे कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक। आपको जीने का अधिकार है, ठीक। और आपको अपने मर्जी से जीने का अधिकार है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब आपको अपने मर्जी से आप जो जैसा चाहे वैसा जी सकते हैं, लेकिन हाँ गलत काम करके नहीं, सही काम करिए भाई। गलत काम करके नहीं जीना है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब कि आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिल गया है, किसी को मार के जीना है क्या? जिसको मन है उसको मार दिए, जिसको मन है गाली दे दिए, कुछ भी कर दिए, ऐसा स्वतंत्रता नहीं। मतलब कि आप अच्छी चीजें, जितना सारे जो चीज भी आप अच्छी चीजें कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक। ये आपकी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 के ए क्या कहता है? तो 6 से 14 वर्ष की बच्चों को शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चों का शिक्षा का अधिकार है, ये सरकार की है, ठीक। सरकार आप लोग को पता ही है, हर स्कूल में ये मिडिल क्लास है, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को एकदम निःशुल्क पढ़ाई होता है। ये अनुच्छेद 21 के ए में ही इसका वर्णन है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मैंने बताया। इसको संविधान का आत्मा कौन कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान का आत्मा इसको कौन कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इसी के तहत आप अपील कर सकते हैं, कहाँ पर? तो सुप्रीम कोर्ट में। और अगर आप मौलिक अधिकार को बचाने के लिए एक और कहाँ पर? तो हाई कोर्ट में जब आप अपील करेंगे तो उसमें
किस अनुच्छेद के तहत करेंगे? तो 226 से भी आप लोग ध्यान रखना, 226 से। उसके बाद है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 51 के मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51 के क्या है? मौलिक कर्तव्य। उसके बाद है अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 61 का क्या है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग। और अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति की नियुक्ति। अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति की नियुक्ति, ठीक। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 76 है भारत में महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 किससे है? तो भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का वर्णन है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट। अनुच्छेद 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। ब से 12 ब से वार्षिक वित्तीय विवरण, ब से 12 ब से वार्षिक वित्तीय विवरण, 10 से 10 और 10 से धन विधेयक। ऐसे आप लोग ध्यान रखना, ठीक। और एक बात ध्यान रखना है, भारत के संविधान में बजट का चर्चा, बजट नाम का चर्चा नहीं है। बजट की जगह पर क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। और इसी को बजट कहा जाता है क्योंकि पूरे एक साल का इसमें वित्तीय विवरण रहता है। उसके बाद 123 में है राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 123 में क्या है? राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। अनुच्छेद 148 भारत के महालेखा परीक्षक और नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित है। और अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन है। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 352, ये अनुच्छेद 352 ये तीनों आपातकाल से संबंधित है, ठीक। तीनों आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है किस आधार पर? कोई भारत के अंदर कोई अशांति फैल गया हो, या फिर बाह्य आक्रमण हो गया हो, या फिर कोई किसी देश के साथ युद्ध हो गया हो, तो आपातकाल घोषित किया जाता है 352 के तहत। और 356 राष्ट्रपति शासन, ये भी आपातकाल, यानी कि कोई किसी भी राज्य का विधानसभा अगर भंग हो जाता है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। और अनुच्छेद 360 जो वित्तीय का आपातकाल, यानी कि भारत में आर्थिक संकट आ जाती है, पैसा से रिलेटेड, धन से रिलेटेड जो भी संकट आ जाता है भारत मतलब देश में, तो उस समय क्या लगाया जाता है? तो 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। और अनुच्छेद 368 में जो क्या है कि संविधान संशोधन करने की शक्ति। अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, ठीक। यानी कि संविधान में आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं। ये केशवानंद भारती एक केस था, उसके बाद ये प्रावधान किया गया कि आप संविधान के किसी भी क्षेत्र चीज में क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक। ये किस में है? तो किस वजह से हुआ था? तो केशवानंद भारती केस, ये अब क्वेश्चन बनता है, ठीक। तो आप लोग इस तरह से ध्यान रखिए, केशवानंद भारती केस में क्या कहा गया था कि मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर सवाल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन कराता है? हाँ भाई, अभी हम लोग अनुच्छेद इसका तो देख ही लिए। कौन था इसका अनुच्छेद? था भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 148 था, ठीक, 148 अनुच्छेद। और ये पूछ रहा है कि इसका नियुक्ति कौन कराता है, ठीक। इसका नियुक्ति कौन कराता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश। तो बहुत सारे अधिकारियों का नियुक्ति कौन कराता है? आप लोगों को पता ही होगा, राष्ट्रपति, ठीक। इसमें से प्रधानमंत्री का भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही कराता है, मुख्य न्यायाधीश का भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही कराता है। और जितनी भी नियुक्तियां हैं आओ हम लोग देख लेते हैं। देखो, प्रधानमंत्री और उनकी सलाह पर अन्य मंत्री, प्रधानमंत्री की नियुक्ति और उनकी सलाह पर अन्य मंत्री, जैसे कैबिनेट कौन कौन मंत्री, गृह मंत्री, राज्य मंत्री, जितने भी मंत्री हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करते हैं, प्रधानमंत्री के सलाह पर, ठीक। प्रधानमंत्री के सलाह पर। और भारत का राज, ये पता नहीं क्या है, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, हाँ देखो, भारत के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का भी नियुक्ति करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट या मतलब कि सुप्रीम कोर्ट
और हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये करते हैं राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक। अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 217 के तहत हाई कोर्ट। अनुच्छेद 224 के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और 217 के तहत हाई कोर्ट के। और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत करते हैं राष्ट्रपति। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 148। राज्यों का राज्यपाल की नियुक्ति 155 के तहत राष्ट्रपति ही करते हैं। राज्यों के किसी भी राज्यों का राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 155 के तहत। चुनाव आयुक्त का भी नियुक्ति कौन करते हैं? अन्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, भारत निर्वाचन आयोग, ठीक। तो चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 316 के अंतर्गत। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति ही करते हैं 280 के तहत। उसके बाद है अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति 338 और 338 के। जाति कहेगा तो 338, जाति कहेगा तो 338 और जनजाति कहेगा तो 338 के ए, ठीक। जनजाति क्या तो 338 और जाति 338 और जनजाति 338 के ए। और तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं यानी कि जल, थल और वायु, जल, थल, वायु, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर सवाल है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कौन जारी करता है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कौन जारी करता है? ऑप्शन ए है केवल सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है केवल उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। तो जैसा कि मैंने बताया मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों है, ठीक। आपका कोई भी मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है तो आप इसके लिए अपील कहाँ पर कर सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय में करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है कि रिट जारी करता है, 5 रिट जारी करता है। आइए उन सभी रिटों को हम लोग जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय द्वारा जारी कानूनी आदेश, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? रिट जारी करता है, ठीक, रिट जारी करता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कौन कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और अनुच्छेद 326 के तहत आप एचएससी में अपील कर सकते हैं और एचएससी रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। और जो 5 प्रकार के रिट जारी किया जाता है उसको हम लोग देखते हैं। तो बंदी प्रत्याक्षीकरण, बंदी प्रत्याक्षीकरण क्या कहा, कैसे? बंदी प्रत्याक्षीकरण का मतलब क्या होता है कि सुशरीर प्रस्तुत करना, अवैध रूप से हिरासत में लाए गए व्यक्ति को छोड़ने के लिए। मतलब कोई भी आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो 24 घंटा के अंदर कोर्ट में आपको प्रस्तुत करना होता है उसको। उसके शरीर में कोई भी प्रकार का कोई मतलब मारपीट या फिर मतलब बोल ही रहा है कि सुशरीर यानी कि सुरक्षित उसको पेश करना होता है। 24 घंटा के अंदर किसी को भी आप गिरफ्तार करते हैं, 24 घंटा के अंदर कोर्ट में पेश करना होता है। और वहाँ पर वहाँ के जज देखते हैं कि ये गलत किया है कि नहीं किया है, उसी बेस पे उसको सुनवाई की जाती है। उसके बाद परमादेश, परमादेश इसमें आदेश देते हैं कि सार्वजनिक अधिकारी को अपना कर्तव्य निभाने के लिए दिया गया आदेश। इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि सार्वजनिक अधिकारी यानी कि सरकारी अधिकारी अपना जो भी कर्तव्य है उसको निभाने का काम करे, ठीक। अब प्रतिषेध क्या है? तो रोकना, यानी कि उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालतों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर करने से रोकना, यानी कि जो उच्च न्यायालय है जितना उसको उसका लिमिट है उससे बाहर का सजा सुनाने का उसको रोकता है। कौन रोकता है? तो सुप्रीम कोर्ट रोकता है कि उच्च न्यायालय जो है ये अपनी जितना उसको शक्ति है उतना ही प्रयोग करे, उससे अधिक का प्रयोग ना करे। और इससे कौन रोकता है? तो सुप्रीम कोर्ट रोकता है। उत्प्रेषण क्या है? तो पूर्णतया सूचित करना कि निचली अदालत में लंबित केस या फैसले रद्द कर उच्च अदालत में भेजने के लिए। पूर्णतया सूचित निचली अदालत में लंबित केस या फैसले रद्द कर उच्च अदालत में भेजने के लिए। कोई भी केस
जो निचली अदालत में लंबे समय से चल रहा है या फिर रद्द कर दिया गया है, तो उसको ऊपर भेजने यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए कहता है कौन? उत्प्रेषण। और अधिकार परीक्षा में क्या है? तो किसी अधिकारी से किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से सार्वजनिक पद ग्रहण करने की वैधता की जाँच। यानी कि आप कोई सरकारी अधिकारी होता है, तो वो गलत तरीका से वो कह रहा है क्या? तो किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से सार्वजनिक पद ग्रहण करने की वैधता की जाँच। कोई सरकारी अधिकारी है, तो वो अवैध है कि वैध, उसकी जाँच किया जाता है। कोई अवैध तरीका से क्या हो जाता है कि भर्ती हो जाता है, तो उसी को जाँच करने के लिए कौन कहता है? तो अधिकार परीक्षा। तो ये 5 प्रकार की रिट जारी किया जाता है। तो ऐसे आप लोग को कम से कम पाँचों रिट ध्यान रखना है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। ठीक, अधिकार परीक्षा 5 प्रकार के रिट जारी करता है। वैसे आप लोग जब ये बंदी प्रत्यक्षीकरण के मतलब पूछेगा, तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन के हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? मतलब ये प्रत्यक्ष करना होता है सुप्रीम कोर्ट में कोई भी बंदी को बनाकर प्रत्यक्ष, और परमादेश में आदेश देता है सुप्रीम कोर्ट। और प्रतिषेध क्या है? तो निचली अदालतों को अपने अधिकार से बाहर काम करने से रोकता है, प्रतिषेध। और उत्प्रेषण क्या करता है कि निचली अदालत में जो लंबित केस है उसको ऊपर भेजने के लिए आदेश देता है उत्प्रेषण में। और अधिकार परीक्षा जो अवैध तरीके से कोई पद ग्रहण कर लिया है या फिर अपनी कोई गलती किया है, जो मतलब कि उसके अधिकार क्षेत्र में आता नहीं है लेकिन वो काम कर दिया है, कोई सार्वजनिक अधिकारी का बात कर रहा है ये अधिकार परीक्षा। ठीक, तो इन सारी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 10 नंबर सवाल है, वायुमंडल का दबाव मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वायुमंडल का दबाव मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी है बैरोमीटर, ऑप्शन सी है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी है अल्टीमीटर। तो वायुमंडल के दाब मापने के लिए, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर का। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं जितने भी मापक यंत्र है जो उससे जाते हैं। तो अमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, अमीटर से विद्युत धारा, अमीटर विद्युत धारा, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता, वायुमंडल का दाब मापने के लिए बैरोमीटर, लेकिन आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर। और लैक्टोमीटर से शुद्धता, दूध की शुद्धता, लैक्टोमीटर से, सिस्मोमीटर से भूकंप की तीव्रता, सिस्मोमीटर से भूकंप की तीव्रता। ठीक, भूकंप की तीव्रता। और अल्टीमीटर से ऊंचाई, मतलब कि अल्टीमीटर से विमानों की ऊंचाई मापा जाता है, अल्टीमीटर से विमानों की ऊंचाई। ऑडोमीटर से वाहन द्वारा तय की गई दूरी। आप अगर मोटरसाइकिल रखे हैं, उसमें क्या रहता है? ऑडोमीटर। या फिर कोई भी 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, उसमें क्या रहता है? ऑडोमीटर रहता है जो कि दूरी मापता है। फैदोमीटर, ये समुद्र की गहराई, फैदोमीटर से समुद्र की गहराई, फैदोमीटर से समुद्र की गहराई। एस्फिग्मोमैनोमीटर, एस्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तचाप यानी कि बीपी मापा जाता है। एस्फैग्मोमैनोमीटर से रक्तचाप यानी कि बीपी मापा जाता है। पैरोमीटर, पैरोमीटर से उच्च तापमान मापा जाता है, पैरोमीटर से उच्च तापमान, पैरोमीटर से उच्च तापमान। एमीनोमीटर से हवा की गति, एमीनोमीटर से हवा की गति मापा जाता है, एमीनोमीटर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 11 नंबर सवाल है, विटामिन बी 12 में कौन सी धातु पाई जाती है? विटामिन बी 12 में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है कोबाल्ट और ऑप्शन डी है जस्ता। तो विटामिन बी 12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? कोबाल्ट। अब विटामिन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो वसा में घुलनशील पूछता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? तो ये एडीई के, वसा में एडीई के, वसा में एडीई के। आप लोग सिर्फ आप लोग को याद करने के लिए मैं बता दूं, आप लोग याद रखिएगा सिर्फ जल वाला, जल में घुलनशील कौन है? बीसी। ठीक, बीसी। वैसे ऑप्शन से पता चल जाता है। अगर मान लीजिए पूछ रहा है कि जल में घुलनशील कौन है, तो बी और सी में से कोई एक दे देगा, सी, और बाकी इसमें से 4 दे देगा। ठीक, बाकी इसमें से 4 दे देगा। जल में वाला ही पूछता है कि कोई भी कभी भी अगर इससे सवाल बनता है तो जल में ही पूछेगा कि जल में घुलनशील कौन है, तो या तो बी देगा या फिर सी देगा, और इसमें से 3 दे देगा। तो ऐसे आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद है विटामिन का रासायनिक नाम और उससे कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। इसकी कमी से रतौंधी, इसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। उसके बाद आता है विटामिन बी 1, विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम थायमिन, विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम थायमिन, और इसकी कमी से बेरी, इसकी कमी से बेरी। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम कोबालामिन, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम कोबालामिन, और इसमें
कोबाल्ट धातु पाई जाती है, इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्बिक एसिड और इससे स्कर्बी रोग होता है, यानी कि मसूड़ों में खून आना, ये स्कर्बी का लक्षण है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल और इसकी कमी से रिकेटस हड्डियों की बीमारी, ठीक है, रिकेटस हड्डियों की बीमारी, ये बच्चों में होता है, ठीक। रिकेटस जो होता है बच्चों में होता है और ऑस्टियोमलेशिया जो होता है ये मतलब वयस्क में होता है। ऑस्टियोमलेशिया ये भी हड्डी का बीमारी है और ये भी विटामिन डी की कमी से होता है और ये वयस्क में होता है। और रिकेटस जो होता है ये किसमें होता है, तो ये बच्चों में होता है और ये धूप की विटामिन भी कहा जाता है। ये धूप से कहाँ से प्राप्त होता है, तो धूप से प्राप्त होता है। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। और जनन शक्ति की कमी और बांझपन, इसकी कमी से क्या होता है, तो जनन शक्ति की कमी यानी कि बांझपन आ जाता है, ठीक। बांझपन किसके कारण होता है, तो विटामिन ई की कमी के कारण। विटामिन के फिलोक्विनोन यानी कि रक्त का थक्का बनना, रक्त का थक्का ना बनना, ठीक। विटामिन के कमी से क्या हो जाता है कि रक्त क्लोटिंग बंद हो जाता है, कि यानी कि रक्त थक्का नहीं बना पाता है। यानी कि जब आपका अगर मान लो हाथ कट गया, ठीक, तो जो खून जो निकलेगा तो बंद ही नहीं होगा। क्या होता है कि जब खून आता है ऑक्सीजन के संपर्क में, जब ब्लड जो आता है ऑक्सीजन के संपर्क में, तो क्या हो जाता है कि वो थक्का बन जाता है, थक्का बनाने लगता है, जिससे कि ब्लडिंग रुक जाता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि थक्का नहीं बन पाता है, तो इसलिए काफ़ी सारे ब्लीडिंग होगा और प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर सवाल है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है मीथेन। तो जो शुष्क बर्फ है ये किसका ठोस रूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। शुष्क बर्फ पूछेगा तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। और अग्निशामक में भी CO2 का यूज किया जाता है आग बुझाने में, ठीक। यह ऑक्सीजन को हटा देता है। ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को हटा देता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही आग मतलब भयानक रूप ले लेता है और CO2 क्या करता है कि ऑक्सीजन को हटा देता है, ठीक। तो अग्निशामक में CO2 का उपयोग किया जाता है। ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग में इसका कार्य क्या है, तो ये ग्रीन हाउस गैस में क्या करता है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ा देता है। CO2 अधिकता के कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, जिससे कि पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, ठीक। ये CO2 की अधिकता के कारण ही होता है। और चूने का पानी CO2 गैस में प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया या मिल्क हो जाता है। जो चूने का पानी होता है इसमें CO2 प्रवाहित करने पर क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। यानी कि क्वेश्चन बनता है कि चूने का पानी किसके कारण दूधिया हो जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है, किसके कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है, तो ये CO2 गैस के कारण, CO2 गैस के कारण। शीतल पे यानी कि सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक्स, शीतल पे सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक्स में उच्च दबाव पर भरी जाती है, उच्च दबाव पर भरी जाती है, उच्च दबाव पर भरी जाती है, ठीक। यानी कि सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 का ही यूज होता है। वायुमंडल में मात्रा इसकी देखें तो 0.03% है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितना है, 0.03%। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का क्या कार्य है, तो यह पौधों में भोजन बनाने के लिए इसका प्रयोग करता है। पौधा CO2 का प्रयोग अपना भोजन बनाने के लिए करता है, ठीक। तो ये CO2 से संबंधित सारी चीजें थी। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। उसके बाद 13 नंबर सवाल है, जागोई किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? जागोई को मणिपुरी भी कहा जाता है, जागोई को मणिपुरी भी कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है ये मणिपुरी हो जाएगा, मणिपुर का। जागोई को मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है, ठीक। ये एक शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का, मणिपुर का। मणिपुर का। ओडिसी का हो जाएगा उड़ीसी। ओडिशा का जो है ये शास्त्रीय नृत्य ओडिसी है। और आंध्र प्रदेश का कौन सा है, तो कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। तो अब हम लोग जानेंगे क्या, तो सभी शास्त्रीय नृत्य चलिए आप लोग को रिवीजन करवा देते हैं। तो भरतनाट्यम सबसे पुराना नृत्य और मंदिरों को समर्पित है। भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है और मंदिरों को समर्पित है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और कथा कहने वाला नृत्य इसमें यानी कि नाटक कथा का इसमें
क्या नृत्य के माध्यम से कथा को प्रदर्शन किया जाता है। उसके बाद है बिरजू महाराज इसके प्रसिद्ध कलाकार थे। पूछा जाता है कि बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो कथक। ठीक। कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। पीतल और थाली पर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। पीतल की थाली पर नृत्य, पीतल की थाली पर इसमें नृत्य किया जाता है कुचिपुड़ी में। ओडिसी, ओडिसी ये त्रिभंग मुद्रा के लिए जाना जाता है। उड़ीसी के उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है और यह त्रिभंग मुद्रा के लिए जाना जाता है। कथकली, कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है और इसमें भारी मेकअप और मुखौटे वाला पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक। भारी मेकअप और मुखौटे का इसमें प्रयोग किया जाता है कथकली में। ठीक। आप लोग देखे होंगे, मतलब भारी मुखौटा लगाया जाता है और जो कलाकारी किया जाता है शरीर पर, सॉरी शरीर बोल रहे हैं, मुंह पे, और मेकअप किया जाता है। उसके बाद मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम केरल का है। इसे केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक कल नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल का है और ये महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक कल नृत्य, यानी कि एक महिला इसको प्रदर्शित करती है। उसके बाद है मणिपुरी, मणिपुरी जगोई, इसे जगोई भी कहा जाता है और यह रासलीला पर आधारित है। ठीक। रासलीला पर आधारित है। इसमें क्या होता है, रासलीला होता है। सतरिया, सतरिया ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। सतरिया असम का शास्त्रीय नृत्य है और यह सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। असम का ये सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है और इसका संस्थापक जो है श्रीमंत शंकरदेव, श्रीमंत शंकरदेव, श्रीमंत शंकरदेव। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, नाट्य शास्त्र का जनक किसे माना जाता है, तो भरत मुनि का। नाट्य शास्त्र का जनक भरत मुनि को माना जाता है, नाट्य शास्त्र का जनक। यामिनी कृष्ण मूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों के लिए प्रसिद्ध है। यामिनी कृष्ण मूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक। यामिनी मूर्ति इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भरत नाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर सवाल है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है बिपिन चंद्रपाल और ऑप्शन डी है भगत सिंह। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक। तो आइए हम लोग प्रमुख नारा देख लेते हैं, ठीक, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनकलाब जिंदाबाद इसको कौन लिखा था, तो हसरत मोहानी ने लिखा था और भगत सिंह इसको प्रसिद्ध किया था, यानी कि नारा दिया था कौन, भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह, और इसको हसरत मोहानी ने लिखा था, भगत सिंह ने इसको नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बांग्ला गंगाधर तिलक। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। करो और मरो महात्मा गांधी, करो और मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो का जो नारा गढ़ा, नारा किसने गढ़ा था, तो यूसुफ मेहर अली, यूसुफ मेहर अली। पूछेगा कि भारत छोड़ो नारा को किसने बनाया, मतलब कि इसको लिखा था, हम बोल सकते हैं गढ़ा, मतलब कि उसको बनाया कौन, तो यूसुफ मेहर अली ने, यूसुफ मेहर अली ने। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू, आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। हराम हराम है का नारा किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री 1965 के युद्ध के समय, 1965 के युद्ध के समय कौन नारा दिया था, तो जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। 1965 में पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था उसी में नारा कौन दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने ही दिया था जय जवान जय किसान का नारा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी पोखरण परीक्षण के बाद, पोखरण परीक्षण के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया था। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। उसके बाद है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, बिस्मिल अजीमाबादी लिखा था और राम प्रसाद बिस्मिल ने इसको नारा दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, इसको किसने दिया था, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। इसको लिखा कौन था, तो बिस्मिल अजीमाबादी, बिस्मिल अजीमाबादी लिखा था और राम प्रसाद बिस्मिल ने इसको प्रेजेंट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर सवाल है, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना कब हुई थी। WTO का स्थापना कब हुई थी, ऑप्शन ए है 1991, ऑप्शन बी है 1995, ऑप्शन सी है 2000 और ऑप्शन डी है 1985। तो WTO का स्थापना ये हुआ था 1995 में। ठीक। ये WTO
GAT, गैट गैट जो था ना उसी का नाम बदलकर WTO किया गया था। कब? तो 1995 में। और जो गैट का स्थापना हुआ था वो 1945 में हुआ था। तो चलिए अब हम लोग महत्वपूर्ण संगठन को देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन, संयुक्त राष्ट्र का स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। विश्व बैंक का स्थापना 24 जुलाई 1944 में। विश्व बैंक जुलाई 1944, विश्व बैंक जो जुलाई 1944, उसका मुख्यालय वाशिंगटन DC। संयुक्त राष्ट्र 1945 मुख्यालय न्यूयॉर्क। विश्व बैंक जुलाई 1944 मुख्यालय वाशिंगटन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 27 दिसंबर 1945। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 27 दिसंबर 1945, 27 दिसंबर 1945। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 27 दिसंबर 1945। ये भी अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है ये भी वाशिंगटन DC में। इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 7 अप्रैल 1948। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। ठीक, इसी के स्थापना दिवस पर क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को WHO का स्थापना हुआ था। उसके बाद है WTO 1 जनवरी 1945। WTO 1 जनवरी 1995। WTO 1 जनवरी 1995। और इसका जिनेवा में मुख्यालय है। ठीक, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। उसके बाद है यूनेस्को 16 नवंबर 1945। यूनेस्को 16 नवंबर 1945 का मुख्यालय पेरिस। यूनेस्को 16 नवंबर 1945 और इसका मुख्यालय पेरिस। इसका मुख्यालय पेरिस। नाटो 4 अप्रैल 1949। नाटो 4 अप्रैल 1949 मुख्यालय ब्रुसेल्स। नाटो 4 अप्रैल 1949 मुख्यालय ब्रुसेल्स। सार्क 8 दिसंबर 1985। सार्क का स्थापना 8 दिसंबर 1985 और इसका मुख्यालय काठमांडू। सार्क का मुख्यालय काठमांडू और इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985। 8 दिसंबर 1985। आसियान 8 अगस्त 1967। आसियान का स्थापना 8 अगस्त 1967। 8 अगस्त 1967 और इसकी मुख्यालय जो है जकार्ता। मुख्यालय जकार्ता। एशियाई विकास बैंक ADB। एशियाई विकास बैंक ADB की स्थापना 19 दिसंबर 1966। एशियाई बैंक ADB की स्थापना 19 दिसंबर 1966। 19 दिसंबर 1966। ब्रिक्स ब्रिक्स जून 2006 में। ब्रिक्स की स्थापना जून 2006 में। ब्रिक्स जून 2006। ब्रिक्स जून 2006। ब्रिक्स जून 2006। और इसका पहला शिखर सम्मेलन 2009 में। पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 2009 में। पहला शिखर सम्मेलन 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक नृत्य के लिए प्रसिद्ध लच्छू महाराज किस घराने से संबंधित है? कथक नृत्य के लिए प्रसिद्ध जो लच्छू महाराज थे, एक और जो इम्पोर्टेंट होता है बिरजू महाराज, वो भी कथक से ही संबंधित है। लेकिन जो ये कथक महाराज है ये किस घराने से संबंधित है? ठीक, घराना पूछ लेता है। तो आज हम इस कथक से संबंधित सारे घराने आप लोग को बताएंगे। तो जो ये लच्छू महाराज थे, ये ऑप्शन ए है जयपुर घराना, ऑप्शन बी है लखनऊ घराना, ऑप्शन सी है बनारस घराना और ऑप्शन डी है रायगढ़ घराना। तो जो ये लच्छू महाराज थे तो ये लखनऊ घराने से थे। ठीक, जितना भी महाराज आएगा, ठीक, महाराज अगर पूछेगा कि ये महाराज वो महाराज किस घराने से संबंधित है, तो आंख बंद करके क्या मानना? लखनऊ। ठीक, लखनऊ। जो कथक है ये उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक भारत का जो है शास्त्रीय नृत्य है। और लखनऊ घराना उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कथक शब्द कथा से बना है। कथक शब्द कथा से बना है जिसका अर्थ होता है कहानी सुनाने वाला। कहानी सुनाने वाला। और इसमें राधा कृष्ण की रासलीला और महाभारत रामायण की कहानियां सुनाई जाती है। इसमें क्या, किसकी कहानी? तो रासलीला और महाभारत रामायण की कहानियां सुनाई जाती है। इसके प्रमुख घराने हैं लखनऊ घराने, जयपुर घराना, बनारस घराना, रायगढ़ घराना। तो कथक से संबंधित घराने कौन कौन है? तो लखनऊ, जयपुर, बनारस, रायगढ़। लखनऊ, जयपुर, बनारस, रायगढ़। नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में विकसित किया गया था। लखनऊ घराने को नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में विकसित किया गया है। अली नवाब वजीद अली शाह के संरक्षण में विकसित किया गया था। अपना तीव्र चक्कर और पैरों के काम के लिए प्रसिद्ध है। अपनी तीव्र चक्कर और पैरों के काम के लिए प्रसिद्ध है कौन? जयपुर घराना। उसके बाद है प्रसिद्ध कलाकार। प्रसिद्ध कलाकार, ठीक, प्रसिद्ध कलाकार जो कथक से संबंधित कलाकार है पंडित बिरजू महाराज। ये भी लखनऊ घराने से है। पंडित बिरजू महाराज। लच्छू महाराज, शंभू महाराज, ठीक, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण, ये सभी। हाँ देखिए, सितारा देवी को क्या कहा गया है? कथक क्वीन कहा गया है। सितारा देवी को कथक क्वीन। शोभना नारायण ये कथक से संबंधित है। शोभना नारायण कथक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा गया है?
किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? ऑप्शन ए है राइबोसोम, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है लाइसोसोम, ऑप्शन डी है गोल्जिका। तो किसको कोशिका का पावर हाउस कहा गया है? तो सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आइए कोशिका से संबंधित सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। तो कोशिका कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक 1665 में, और ध्यान रखिएगा ये मृत कोशिका का खोज किया गया था 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा। 1665 में जो कोशिका की खोज किया गया था रॉबर्ट हुक द्वारा, ये मृत कोशिका था। और जीवित कोशिका की खोज लिवेन हॉक ने की थी। मृत जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो लिवेन हॉक ने किया था। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन एंड स्वान ने दिया था। स्लाइडन एंड स्वान। कोशिका सिद्धांत पूछेगा तो किसने दिया था? तो स्लाइडन और स्वान ने दिया था। स्लाइडन और स्वान ने दिया था। कोशिका विभाजन साइटोलॉजी। कोशिका विभाजन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका विभाजन सॉरी कोशिका अध्ययन। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका के अंगों के उपनाम। कोशिका के अंगों के नाम जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जागिरी इसको कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जागिरी कहा जाता है। लाइसोसोम कोशिका का आत्मघाती थैली। लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है। कोशिका का आत्मघाती थैली। राइबोसोम प्रोटीन का फैक्ट्री। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। गोल्जिका ये कोशिका का ट्रैफिक पुलिस है। गोल्जिका को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। गोल्जिका को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। केंद्र केंद्र कोशिका का मस्तिष्क। केंद्र को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है और इसको खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका के केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था और इसको कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। और सबसे बड़ा और छोटा सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। ठीक, तंत्रिका कोशिका। उसके बाद है कोशिका भित्ति यानी कि सेल वाल। सेल वाल जो होता है ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। सेल वाल जो होता है ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। जो ये होता है सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। 18 नंबर सवाल है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है जे थॉमसन, ऑप्शन बी है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन सी है चैडविक और ऑप्शन डी है जॉन डाल्टन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड। जो नाभिक की खोज किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। आइए हम लोग परमाणु के बारे में जान लेते हैं। ठीक, परमाणु। तो परमाणु की संरचना, परमाणु के नाभिक की जो खोज किया था रदरफोर्ड ने किया था और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के जो नाभिक होता है इसमें क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और परमाणु का पूरा द्रव्यमान परमाणु के नाभिक में ही सीमित रहता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और परमाणु सिद्धांत कौन दिया था? तो जॉन डाल्टन ने दिया था 1808 में। परमाणु सिद्धांत कौन दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था 1808 में। और परमाणु क्रमांक नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहा जाता है। नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणु क्रमांक कहा जाता है। परमाणु द्रव्यमान न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कुल संख्या। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। और इस पर ऋणात्मक आवेश यानी कि निगेटिव चार्ज रहता है। निगेटिव चार्ज। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। इसकी खोज गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड इसकी नामकरण किए थे। रदरफोर्ड प्रोटॉन के नामकरण किए थे लेकिन गोल्डस्टीन ने इसकी खोज किया था। और इस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है यानी कि धनात्मक। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक और इस पर कोई आवेश नहीं रहता है, ये उदासीन होता है। सबसे हल्का परमाणु हाइड्रोजन, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। सबसे हल्का परमाणु कौन होता है? हाइड्रोजन, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। परमाणु बम। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम जो है ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। और सूर्य की ऊर्जा ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक, तो ये नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन ध्यान रखिएगा। परमाणु बम पूछे तो नाभिकीय विखंडन और सूर्य की ऊर्जा पूछे तो नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर सवाल, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है तंजावुर, ऑप्शन बी है मदुरै, ऑप्शन सी है हम्पी और ऑप्शन डी है पुरी। तो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर जो है ये मदुरै में स्थित है। ठीक, म से मीनाक्षी, म से मदुरै, म से मीनाक्षी, म से मदुरै। आइए हम लोग भारत के कुछ महत्वपूर्ण मंदिर को देख लेते हैं।
बृहदेश्वर मंदिर जो कि तमिलनाडु में, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु तंजावुर में स्थित है और इसे राजा राज चोल प्रथम ने बनवाया था। राजा राज चोल प्रथम ने बनवाया था। राजा राज चोल प्रथम ने बनाया था कौन? बृहदेश्वर मंदिर को। राजा राज चोल प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर को बनवाया था, तमिलनाडु में तंजावुर में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरै में, मदुरै तमिलनाडु में, मीनाक्षी मंदिर मदुरै तमिलनाडु में। इसको पाल शासकों द्वारा निर्मित किया गया था। पांड्य शासकों द्वारा इसको निर्मित किया गया था और यह बैगाई नदी के तट पर स्थित है। बैगाई नदी के तट पर मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु पांड्य शासकों द्वारा। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु तंजावुर राजा राज प्रथम द्वारा। स्वर्ण मंदिर या महाबलीपुरम के मंदिर भी इसको कहा जाता है, तमिलनाडु में पल्लव शासकों द्वारा, जो कि नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय, महाबलीपुरम के मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। ठीक। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर जो कि कर्नाटक में, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में है और यह हम्पी जो था ये विजयनगर की राजधानी था और यह तुंगभद्रा नदी के किनारे है। तुंगभद्रा नदी के किनारे है। पद्मना पद्मनाभस्वामी मंदिर केरल में है, तिरुवनंतपुरम में स्थित है और यह विश्व का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। विश्व का सबसे अमीर मंदिर किसको माना जाता है? पद्मनाभस्वामी मंदिर केरल तिरुवनंतपुरम में। कामाख्या मंदिर असम में है। कामाख्या मंदिर असम में है और गुवाहाटी में स्थित है। यह प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला लगता है। कामाख्या मंदिर के पास प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला लगता है और कहाँ पर है कामाख्या? तो असम में। उसके बाद है सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर केरल में और यह भगवान अयप्पा को समर्पित है। भगवान अयप्पा को समर्पित है और यह पेरियार टाइगर रिजर्व के भीतर है। पेरियार टाइगर रिजर्व के भीतर है। कौन? तो सबरीमाला मंदिर, ठीक, भगवान अयप्पा को समर्पित है और यह केरल में है। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा निर्मित एक ही पत्थर से कटवा कर बनाया गया है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो कैलाश मंदिर है एक ही पत्थर से को कटवा कर इसको बनाया गया है। ठीक। किसके द्वारा बनाया गया था? तो राजा राज प्रथम, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम, राष्ट्रकूट के जो राजा कृष्ण प्रथम थे, राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण प्रथम कैलाश मंदिर के निर्माण करवाया था, जो कि एलोरा महाराष्ट्र में है। अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में है। इसको भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है। अक्षरधाम मंदिर भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है। ठीक, ये दिल्ली में है। ठीक, अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर है? दिल्ली में है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ किसकी आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है सौरव गांगुली, ऑप्शन सी है राहुल द्रविड़ और ऑप्शन डी है बी एस लक्ष्मण। ऑप्शन डी क्या है? तो बी एस लक्ष्मण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौरव गांगुली। ठीक, सही आंसर क्या हो जाएगा? सौरव गांगुली। अब हम लोग जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं उनके आत्मकथा को देख लेते हैं। तो सचिन तेंदुलकर का आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे क्या हो जाएगा? सचिन तेंदुलकर। युवराज सिंह का है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। युवराज सिंह का द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। युवराज सिंह द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सौरभ गांगुली ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। कपिल देव straight from the heart, straight from the heart. Kapil Dev straight from the heart. Kapil Dev straight from the heart. Sunil Gavaskar sunny days. Sunil Gavaskar sunny days. Sunil Gavaskar sunny days. Sunil sunny. Senwarn no spin. Senwarn no spin. Senwarn no spin. Senwarn no spin. सुरेश रैना विलीव। सुरेश रैना विलीव। सुरेश रैना विलीव। मिताली राज अनगार्डेड। अनगार्डेड, मिताली राज जो है अनगार्डेड। मिताली राज का अनगार्डेड। मिताली राज अनगार्डेड। मिताली राज अनगार्डेड। एमसी मैरी कॉम मुक्केबाजी से संबंधित है। एमसी मैरी कॉम मुक्केबाजी से जो संबंधित है अनब्रेकेबल। मैरी कॉम अनब्रेकेबल। मैरी कॉम अनब्रेकेबल। मिल्खा सिंह द रेस ऑफ माई लाइफ। मिल्खा सिंह द रेस ऑफ माई लाइफ। मिल्खा सिंह द रेस ऑफ माई लाइफ। सानिया मिर्जा एस अगेंस्ट ऑड्स। एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा। मेजर ध्यानचंद गोल। 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 पीटी उषा गोल्डन गर्ल। पीटी उषा गोल्डन गर्ल। पीटी उषा गोल्डन गर्ल। अभिनव बिंद्रा ए शॉट एट हिस्ट्री। अभिनव बिंद्रा ए शॉट एट हिस्ट्री। अभिनव बिंद्रा ए शॉट एट हिस्ट्री। साइना नेहवाल बैडमिंटन प्लेइंग टू विन। साइना नेहवाल बैडमिंटन प्लेइंग टू विन। साइना नेहवाल बैडमिंटन प्लेइंग टू विन। विश्वनाथ आनंद शतरंज
माइंड मास्टर, विश्वनाथ आनंद शतरंज माइंड मास्टर। पेले जो कि फुटबॉल से संबंधित है, माई लाइफ एंड द ब्यूटीफुल गेम, माई लाइफ एंड द ब्यूटीफुल गेम। मोहम्मद अली, ये मुक्केबाजी से संबंधित है, द ग्रेटेस्ट माई ऑन स्टोरी, द ग्रेटेस्ट माई ऑन स्टोरी। तो ये प्रमुख खिलाड़ियाँ थे जिनके आत्मकथाएं हैं और बुक है। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें रिवीजन हुआ होगा, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। ठीक, काफ़ी अच्छी कंटेंट आप लोग के लिए मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और अपना सपोर्ट दिखाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन हाई हो और आप लोग के लिए मैं अच्छे अच्छे काम करते रहूँ। अब देखो, मैं निकल पड़ा हूँ, आप लोग लाइक करो या ना करो, मैं तो काम अपना करता रहूँगा, लेकिन आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको फर्ज बनता है कि आप एक लाइक कर सकते। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग को इसमें पैसा लगता तो है नहीं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए।